हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश सर। आज आपको बेटे मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट जो है आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, 2021 में जो लेटेस्ट पैटर्न है व्यावसायिक संगठन, आज मैं आपको इस चैप्टर फर्स्ट से आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और आप बेटे इसे ध्यान से देखना इस वीडियो को और समझना इस पॉइंट को। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको लिखना है, क्वेश्चन आएगा कि व्यवसाय का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है। तो आप उसमें स्टार्ट करना बेटे कि प्यार के पश्चात व्यवसाय ही विश्व में सबसे महान एवं सर्वोत्तम है। अब मैं बेटे इस लाइन का मतलब बता रहा हूँ आपको कि लव के बाद बिजनेस ही दुनिया में सबसे महान और सबसे ऊपर है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटे। आगे लाइन में लिखा है, यह सभ्यता का निर्माता तथा रक्षक है। अब इस लाइन का मतलब ये है, जो बिजनेस है वो सभ्यता का निर्माता होता है और साथ में रक्षक भी होता है, ठीक है। आगे बेटे, व्यवसाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब बुक इस लैंग्वेज पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है इस बुक में। हम यह देखते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में जीविकोपार्जन हेतु कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं। बेटा अब इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का कि समाज के हर एक व्यक्ति को अपने रोजाना के जीवन में जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और काम करके कुछ उसको पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। किस पर्पज़ से कि जिससे कि वो अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, इसकी रोटी कपड़ा मकान, उनको वो पूरा कर सके, ठीक है। इसलिए उसको पैसे कमाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बुक इस लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन, उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना परमावश्यक है। अब यहाँ पे मनुष्य की के बारे में कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है, अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो उसकी जो फिजिकल वांट्स हैं यानी फिजिकल नीड्स हैं, अगर जब तक उसकी वो पूरी नहीं होंगी तो वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो उसको पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है अपनी फिजिकल वांट्स यानी अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बेटे अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। इसलिए आगे नेक्स्ट लाइन है आपकी, क्योंकि उनके बिना जीवित रह सकना संभव नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। जब तक आप भौतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं, रोटी कपड़ा मकान जो है ये आपकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, जब तक आप इनको पूरा करने के लिए जब तक आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आपका जीवन, आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। आपका जीवन जीवित रह पाना संभव नहीं है। आगे बेटे नेक्स्ट लाइन क्या है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक चिंतन भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत ही संभव है। बेटा अभी जो बुक इस लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो आध्यात्मिक चिंतन भी होता है, जब तक आप भौतिक आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, इनको पूरा करने के बाद ही आप चिंतन कर सकते हैं। अब इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी आध्यात्मिक चिंतन में भी अगर बैठे हैं तो आपको पहले भूख लगेगी। भूख अगर आपके पास भोजन नहीं है तो आप चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। कपड़े नहीं है तो आप ठंड से मर जाएंगे, अगर ठंड का मौसम है इस समय, ठीक है। तो अगर आप चिंतन करने बैठते हैं और आपके पास मोटे कपड़े नहीं हैं तो आपको ठंड लगी और आप चिंतन नहीं कर सकते हैं और आपका जीवन पॉसिबल नहीं है। आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। और आप आध्यात्मिक चिंतन भी, कहने का मतलब आध्यात्मिक चिंतन भी जब तक आप भौतिक आवश्यकता यानी रोटी कपड़ा मकान को पूरा करने के बाद ही, यानी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही आप आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं, संभव है, ठीक है। यानी भौतिक आवश्यकताओं के बिना आध्यात्मिक चिंतन नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई आर्थिक क्रिया निष्पादित करनी पड़ती है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि बेटे अब इसीलिए आदमी को क्या है, अपनी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन है बेटे, व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया है, यानी बिजनेस भी एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने वाला एक काम है, ठीक है। बिजनेस के माध्यम से हम पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं, व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया, शुद्ध हिंदी में कहते हैं एक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब पैसे कमाने की एक्टिविटी।
तो बिजनेस एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी पैसे कमाने की का एक काम है, ठीक है, बिजनेस में। चलिए बेटे, मैं समझता हूँ इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे, व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया है। आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इसके विभिन्न रूपों का हमारे दैनिक यानी जो बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्म्स हैं हमारे दैनिक जीवन में यानी रोजाना के जीवन में एवं आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम में, पैसे कमाने का सिस्टम है, से इतना सीधा और घनिष्ठ संबंध यानी डायरेक्ट और क्लोज रिलेशन है। तो बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म हैं, रूप हैं, या जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है, उसका हमारे दैनिक रोजाना के जीवन से क्या है, डायरेक्ट और क्लोज रिलेशन है, ठीक है। कि संभवतः शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा बेटे, ये हमें उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिजनेस के बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है, जो इससे परिचित ना हो। वह इससे परिचित ना हो यानी बिजनेस से परिचित ना हो। अब व्हीलर के शब्दों में मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। जिस तरह मौसम रहता है हमारे साथ, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक जो मौसम होता है, कभी देखो सुबह के टाइम ठंडा मौसम, दोपहर में गर्मी, फिर शाम को फिर ठंडा मौसम और रात में फिर और ठंडा। तो जिस तरह मौसम हमारे साथ बना रहता है, इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक जो बिजनेस है वो भी हमारे साथ रहता है, ठीक है। तो इसी को बताया जा रहा है, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक प्रत्येक हर एक व्यक्ति यानी प्रत्येक का मतलब हर एक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है। यानी कहना मतलब जो सुबह से लेकर शाम रात तक हर एक आदमी क्या है, अलग अलग चीज़ों को खरीदता है अपने लिए और उसको यूज करता है। जैसे आप सुबह से शाम तक सपोज करो आप चाय के लिए दूध खरीदते हो, चाय पत्ती खरीदते हो, चीनी खरीदते हो, उसका बाद खाने के लिए आप क्या है बेटे, अनाज खरीदते हो, तेल खरीदते हो, ठीक है, सब्जियां खरीदते हो, ठीक है, फिर शॉपिंग भी करते हो, कपड़े भी लेते हो, फिर स्टेशनरी का सामान, कॉपी पेन, ये सब चीज़ें। तो आप सुबह से लेकर आप देखिए हर एक आदमी सुबह से लेकर रात तक अपनी रोजाना के जीवन में वो कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लिए खरीदता है और यूज करता है, ठीक है। तो जो उसे व्यवसाय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस मैन के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर बिजनेस नहीं होगा तो ये सब चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं हो सकती, जो उसे व्यवसाय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यही नहीं, वह अनेक ऐसे व्यक्तियों से लेन देन करता है जो व्यवसाय में ही संलग्न है। अब यही नहीं कि सिर्फ बिजनेस क्या है आपको सिर्फ ये अवेलेबल करा रहा है कि जो आपकी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं रोज़ाना की, इसके साथ साथ वो ऐसे व्यक्तियों से आपकी ट्रांजेक्शन कराता है, परचेजिंग एंड सेलिंग, जो बिजनेस में ही क्या इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। अब चाहे जैसे आप देखो आगे, इसमें आगे नेक्स्ट लाइन है, गली के नुक्कड़ अथवा बाजार में स्थित पंसारी की दुकान, बिसाती, हलवाई, बजाज, दर्जी, नाई, धोबी, मोची आदि अनेक ऐसे व्यापारी हैं जिनसे किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति का संपर्क पड़ता ही है। बेटे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गली के नुक्कड़ से लेकर बाजार की नाई की दुकान, धोबी की दुकान, मोची की दुकान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका इन आदमियों से संपर्क ना होता हो, ठीक है। किसी ना किसी बिजनेसमैन से ही, जो मोची हैं, धोबी हैं, नाई हैं, या ये पंसारी की दुकान वाले हैं, इनसे किसी ना किसी आदमी का रोज कोई ना कोई कांटेक्ट होता है, ठीक है, संपर्क होता है ऐसे बिजनेसमैन से, जिनसे किसी ना किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति का संपर्क पड़ता ही है, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यवसाय इन्हीं तक सीमित है। अब क्वेश्चन ये है बेटे, क्या सिर्फ बिजनेस नुक्कड़ से लेकर बाजार के अंदर जो ये दुकानें स्थित हैं, बिजनेसमैन जो हैं, ये मोची, धोबी, नाई, हलवाई, पंसारी की जो ये शॉप्स हैं या बिजनेसमैन हैं, ये व्यवसाय चलाते हैं, सिर्फ बिजनेस हमारा यहाँ तक ही सीमित है? नहीं, व्यवसाय जो है, व्यवसाय की विचारधारा इनसे कहीं अधिक विस्तृत है। यानी जो बिजनेस है वो इनसे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत बड़ा यानी बहुत ज़्यादा व्यापक है, ठीक है, एक्सपेंडेड है। बिजनेस सिर्फ यहीं तक नहीं है, बिजनेस क्या है, बहुत बड़े स्केल पे। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मीनिंग ऑफ बिजनेस समझ गए होंगे बेटे। अब आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है व्यवसाय का उद्गम, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, व्यवसाय का उद्गम मानव की इच्छाओं के उद्गम से संबंधित है। तो व्यवसाय का जो उत्पत्ति होती है वो मनुष्य की इच्छाओं के उद्गम से रिलेटेड है। यानी मनुष्य की जैसे जैसे इच्छाओं का जन्म हुआ
वैसे वैसे व्यवसाय का भी जन्म हुआ। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे इंसान को आवश्यकता हुई कि मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे पंखे की आवश्यकता है, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ पंखों का। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने फैन बनाने चालू कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, और ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, पंखे से राहत नहीं मिली, तो लोगों ने क्या है, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने देखा कि भाई लोगों की डिमांड है, इन्हें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि इन्हें राहत मिले। तो इनकी जो इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए एसी की बिजनेसमैन ने एसी का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब जैसे ठंड का मौसम है, इस समय क्या है, लोगों को ठंड महसूस हो रही है, यानी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उन्हें ठंड में क्या है, मोटे कपड़ों की आवश्यकता है। तो बिजनेसमैन ने देखा कि जो इंसान हैं, जो बंदे हैं जितने भी, उनको उनकी इच्छाएं क्या हैं कि हमें मोटे कपड़े की आवश्यकता है। तो बिजनेसमैन ने मोटे कपड़े भी उन्हें अवेलेबल कराए, और इसी तरह मोटे कपड़ों का भी बिजनेस स्टार्ट हुआ। यानी मनुष्य की इच्छाओं के ऊपर ही बिजनेस का निर्माण हुआ। ठीक है, हर एक बिजनेस मनुष्य की इच्छाओं से ही हर एक बिजनेस का जन्म हुआ। चलिए बेटे आगे पढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन समझ में आ गई होगी कि मनुष्य की मानव की इच्छाओं के से ही हर व्यवसाय का जन्म होता है। ठीक है, से डायरेक्ट रिलेशन है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदिकाल का मानव भी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता था। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्राचीन समय था उसमें जो आदिमानव थे वो अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ ना कुछ जरूर काम करते थे। ठीक है, और वो ये बता रहे क्या काम करते थे। मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है उसने कुछ ना कुछ कार्य अवश्य किया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब मनुष्य धरती पर आया है तो उसने कुछ ना कुछ काम जरूर किया है। ठीक है, अवश्य किया है। हाँ, इतना अवश्य है कि समय समय पर समय एवं परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ उसके कार्य करने के ढंग में भी परिवर्तन होता रहा है। बस इतना ही बताया जा रहा है कि जैसे समय बदलता गया और कंडीशन चेंज होती गई, उसके काम करने के ढंग में भी क्या है, चेंजिंग होती गई। ठीक है बेटे, ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको कि जैसे जैसे समय बदलता गया और कंडीशन चेंज होती गई, उसके काम करने के तरीके में भी क्या है, परिवर्तन यानी चेंजिंग होती गई। ठीक है, उदाहरण के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। आखेट युग में जानवरों का शिकार ही उसका मुख्य कार्य था। जब आखेट युग था तो उस समय जो मानव था वो सिर्फ जानवरों का शिकार ही उसका मेन काम था। ठीक है, मुख्य कार्य था। मांस पाने के लिए वह शिकार करता था और इस एक काम के द्वारा वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। यानी अब जो आखेट युग था उसमें जो मानव था जानवरों का शिकार करता था, और किस पर्पज से करता था कि मांस पाने के लिए। ठीक है, जिससे कि वह शिकार करता था कि मांस मिल जाएगा तो उसके जो भोजन की आवश्यकताएं हैं, यानी उसको भूख लगती थी, मानो जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसकी, उसको पूरा करने के लिए, जो उसकी भूख है उसको शांत करने के लिए, यानी उसको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता थी, भोजन की। और भोजन के रूप में वो किसका शिकार करता था, जानवरों का। ठीक है, आखिरी युग में। बेटे अब इसके आगे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट युग है आपका अगला, चरागाह के युग में वह अपने जानवरों को लेकर, एक युग आया चरागाह। अब ये चरागाह के युग में वह अपने जानवरों को लेकर सुंदर चरागाह की खोज में इधर उधर घूमता था। ठीक है, संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जिस काल में यातायात, संदेश वाहन साधनों, अधिकोषणों आदि का अभाव रहा था, उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। यानी ये बताया जा रहा है कि जिस काल में भी यातायात के साधन नहीं थे, आने जाने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, बसों की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, फ्लाइट की व्यवस्था नहीं थी, संदेश वाहन के लिए कोई मैसेज यानी कोई ईमेल या कोई मोबाइल, ठीक है, और कोई अधिकोषण कोई फंड व्यवस्था यानी कोई बैंकिंग का कोई सोर्स नहीं था लोन वोन लेने के लिए। ठीक है, कि भाई किसी किसी को अगर अपना रोजगार स्टार्ट करना तो आज की डेट में तो आप क्या बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा कोई जिस किसी भी टाइम में अगर ये सब चीज़ें नहीं थी तो उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं भी सीमित थी, लिमिट में थी। ठीक है, और वह लगभग आत्मनिर्भर ही था, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट था। तो ये यहाँ पे इस लाइन का मतलब है बेटे।
वह जो कुछ उत्पादन करता था, यानी मनुष्य जो कुछ उत्पादन करता था वही उपभोग करता था, यानी जो भी वो पैदा करता था और उसी को वो यूज करता था। ठीक है, अर्थात उत्पादन तथा उपयोग के केंद्र में दूरी नहीं होती थी, यानी जो उत्पादन जहाँ प्रोडक्शन हो रही है बेटे और जहाँ कंजप्शन हो रहा है उसके एक सेंटर में कोई डिस्टेंस नहीं होती थी। ठीक है, इस समय तक व्यावसायिक इकाइयाँ लगभग पूर्णतः सकल स्वामियों द्वारा ही चलाई जाती थी। अब इस ऐसा अगर समय था जहाँ पे यातायात का यानी संदेश वाहन या अधिकोषण आदि का अभाव था, इस अगर ऐसे समय तक तो क्या है जो बिजनेस की यूनिट्स थी वो लगभग टोटली सकल स्वामियों द्वारा ही चलाई जाती थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटे धीरे धीरे ज्ञान एवं विज्ञान की प्रकृति के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। अभी बेटे इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे धीरे ज्ञान और विज्ञान में जैसे प्रोग्रेस हुई वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी क्या हुई। साइंस में अगर प्रोग्रेस हो रही है और नॉलेज में प्रोग्रेस होने लगी तो उसके साथ साथ ही क्या है इंसान की आवश्यकताओं में भी प्रोग्रेस होने लगी, यानी उनकी उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने उत्पादन में वृद्धि की तथा विशिष्टीकरण को जन्म दिया, यानी अभी ये बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने क्या काम किया, प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग करी, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करा। जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गई और साथ साथ प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ उसमें स्पेशलाइजेशन का भी, यानी उस प्रोडक्ट में क्वालिटी यानी स्पेशल करना, उसको उसमें विशिष्टीकरण करना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, कि साथ साथ में प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो और क्या हो विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट में को जन्म दिया। इस युग में वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम आरंभ हुआ। ठीक है, जैसे जैसे साइंस की प्रगति हुई और ज्ञान के साथ वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताओं भी बढ़ने लगी और इसी युग में क्या हुआ बार्टर सिस्टम का भी की भी स्टार्टिंग हुई। और मनुष्य की अंतर्निर्भरता, जो मनुष्य सेल्फ डिपेंडेंट था, ठीक है, अब वो क्या हो गया अंतर्निर्भरता अधिकाधिक बढ़ने लगी। अब वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, जैसे सपोज को बार्टर सिस्टम में अगर मेरे पास 2 बकरियां हैं और मुझे गेहूं चाहिए किसी से तो मैं एक बकरी के बदले 1 कुंटल गेहूं, मैंने कहा कि मैं एक बकरी दूंगा और बदले में आपसे 1 कुंटल गेहूं लूंगा। ठीक है, तो ये लेन देन सिस्टम था, इसको बार्टर सिस्टम, तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो बेटे इसने अब ये अधिकाधिक बढ़ने लगी सर से अंतर्निर्भरता। तो अब मुद्रा के जन्म ने, जैसे मुद्रा मीन्स हम मनी से, ठीक है, मुद्रा के जन्म में विनिमय के क्षेत्र में भारी उथल पुथल पैदा कर दी। अब जब मनी जैसी मनी का जो क्षेत्र स्टार्ट हुआ यानी एक्सचेंज सिस्टम पैसे का, तो उसने काफ़ी एक्सचेंज के सिस्टम में जो पहले चलता था एक्सचेंज सिस्टम बार्टर सिस्टम की भाई लेन देन चलता था, वो अब वो लेन देन सिस्टम बंद हो गया, वो उसमें उथल पुथल हो गई, यानी अब वो जो सिस्टम चल रहा था बार्टर सिस्टम वो फिनिश होने लगा। ठीक है, संसार में आवश्यकता और विज्ञान ने नवीन औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। अब ये जो आवश्यकता थी और जो विज्ञान ने दोनों ने मिलकर क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, यानी क्या नाम था औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया एवं नए नए प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, जिसके कारण उत्पादन के संगठन का कार्य अत्यधिक जटिल हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स हो गया, टफ हो गया। ठीक है बेटे, अब ये आसान नहीं रहा काम। ठीक है, कहने मतलब ये है, तो गृह उद्योग प्रणाली के स्थान पर पहले लघु उद्योग होते थे, यानी होममेड सिस्टम होता था, इंडस्ट्रियल सिस्टम होता था। अब ये गृह उद्योग प्रणाली के स्थान पे कारखाना प्रणाली पनप उठी। जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, यानी जैसे पहले लोग बाग घर पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियाँ होती थी पहले, तो वह हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियाँ मतलब क्या है, वो उनके स्थान पे क्या फैक्ट्री सिस्टम जो है, फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये पनप उठी, मशीनों का बोलबाला होने लगा। अब मशीनें आ गई बड़ी बड़ी। ठीक है, जो काम हाथों से होता था वो क्या मशीनों से होने लगा, बड़ी मात्रा में उत्पादन होना प्रारंभ हो गया। अब मशीनों से जब माल बन रहा है तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगी बेटे। ठीक है, तो व्यापारिक संस्थाओं का स्वरूप भी बदल गया। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी उनका जो स्वरूप था वो भी अब क्या है
चेंज हो गया था। ठीक है, एकांकी व्यापार के स्थान पर जब पहले बिजनेस अकेले किया जाता था तो उसे एकांकी व्यापार में सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। तो जो एकांकी व्यापार के स्थान पर क्या हुआ, साझेदारी और साझेदारों के स्थान पर साझेदारी और साझेदारी के स्थान पर आधुनिक साधनों से परिपूर्ण कंपनियों का निर्माण होने लगा। तो बेटे यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनका स्वरूप कैसे बदला। पहले बिजनेस अकेले किया जाता था, फिर वो मिल कर किया जाने लगा साझेदारी, फिर साझेदारी के बाद क्या हुआ, फिर कंपनियों का निर्माण हुआ। ठीक है, लगा क्योंकि उत्पादित वस्तुओं की एक ही बाजार में खपत होना कठिन था, ये इसलिए हुआ इसका निर्माण क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रही थी जिन चीज़ों की उनका एक ही मार्केट में कंजप्शन होना कठिन था, यानी उसका यूज होना। अतः बाजारों का विस्तार किया गया, यानी बाजारों को एक्सपेंड किया गया, यानी उनको फैलाया गया। ठीक है, कि जगह जगह मार्केट हो इसकी। ठीक है, क्षेत्र विस्तार ने अंतर्देशीय प्रतियोगिता को जन्म दिया। अब जो क्षेत्र विस्तार हुआ होगी कि भाई बाजार को फैलाया जाए, जैसे कि मान लो प्रोडक्शन हो रही है, कोई मार्कर बनाने वाली कंपनी है, वो चाहती है कि भाई मेरी ये मार्कर सिर्फ यहाँ जहाँ मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पे ही मार्केट में ना सेल हो। जैसे सपोज करो दिल्ली में मार्कर की कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, और वो चाहती है कि सिर्फ दिल्ली की मार्केट में ही पेन ना सेल हो, यानी मुंबई, कलकत्ता, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हम फॉरेन कंट्री में भी माल जाए। तो इस तरह से उसने जगह जगह अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में सेल के लिए पहुंचाना चालू किया। नहीं तो बाजार जो है वो क्या होने लगा, उसका क्षेत्र विस्तार होने लगा बाजार का। और जब क्षेत्र डेवलप नहीं, जब उसका क्षेत्र विस्तार ने क्या काम किया, कंपटीशन को जन्म दे दिया। अब आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेस पे अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ अपने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल के लिए भेजेंगी, तो कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो गया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ अपने अपने प्रोडक्ट को क्षेत्र विस्तार के कारण प्रतियोगिता का जन्म हुआ, और उत्पादक अपने माल के प्रचलन तथा खपत के लिए भारी प्रयत्न करने लगे। यानी कहना था, मैं वो समझा रहा था कि अब जब क्षेत्र विस्तार हो गया तो बड़े स्केल पर मार्केटिंग होने लगी। तो जब मार्केट का जो स्कोप है वो इंक्रीज होने से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, छोटे मार्केट में जाते हो आप, तो गांव के किसी बाजार के छोटे से बाजार में जाइए गांव के, तो वहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगा आपको। आप किसी सिटी एरिया के मार्केट में जाइए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बिजनेसमैन मिलेंगे एक ही प्रोडक्ट के, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, आपको सेलर मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मार्केट का स्कोप इंक्रीज हुआ वैसे वैसे कंपटीशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ बताया कि जो प्रोड्यूसर थे, उत्पादक अपने माल के प्रचलन तथा खपत के लिए भारी प्रयत्न करने लगे। विज्ञापन कला तथा विक्रय कला को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, यानी एडवर्टाइजिंग होने लगी ज़्यादा, सेलिंग जो प्रमोशन है उसको मोटिवेट किया गया, प्रोत्साहन मिला। उद्योग धंधों में प्रबंध की वैज्ञानिक प्रणाली यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाई जाने लगी। जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाना चालू चालू कर दिया। ठीक है, वैज्ञानिक प्रणाली को। यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का तीव्र गति से विकास होने लगा। ठीक है, विशाल बैंक एवं बीमा कंपनियों की स्थापना तथा संयोग के निर्माण आदि ने तो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप ही बदल दिया। यानी जब पहले यातायात के साधन नहीं थे, संदेश वाहन के साधन हो गए, तो इससे क्या हुआ, जैसे यातायात के साधन से रेलगाड़ी, ठीक है, ट्रक, बसेस, तो ये जो साधन थे, फ्लाइट, ठीक है, शिप, इन सब के जरिए समुद्र में माल इधर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगा। हवा के जरिए माल, फ्लाइट के जरिए माल क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। ठीक है, और ट्रेनों के जरिए भी माल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके संदेश वाहन के साधन भी, जैसे मोबाइल के जरिए आप क्या बैठे बैठे आप ऑर्डर कर देते हैं, फ्लिपकार्ट के जरिए आपके पास माल इमीडिएटली पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से विकास होने लगा। और यहाँ पे जैसे आप लोगों को लोन की आवश्यकता है,
तो आपका माल डूब ना जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कराते हैं। तो आपका इसका भी रिस्क नहीं होता है कि भाई अगर मेरा माल अगर रास्ते में डूब जाता है तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आश्वासन देती है, अगर आपका माल रास्ते में गायब हो जाता है या कोई डैमेज हो जाता है तो हम आपको फुल क्लेम देंगे, ठीक है, पूरे मुआवजे की वजह से। तो ये भी आपके लिए क्या है, इसका भी निर्माण स्टार्ट हो गया। और व्यावसायिक जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका जो जो रूप था यानी इसकी जो फॉर्म थी वो अब वो पूरी चेंज हो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि पहले टाइम में क्या है, ये सब चीज़ें नहीं थी। शॉर्ट में वे सभी कार्य किए जाने लगे जिनसे उत्पादकों तथा व्यापारियों को भारी लाभ मिला, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। तो अब सब वही काम किए जाने लगे इस समय, जिससे क्या बिजनेसमैन को क्या मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब बेटे अब आते हैं स्टार्ट आगे नेक्स्ट पॉइंट। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे, व्यवसाय का अर्थ और व्यवसाय का उद्गम। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय के उद्गम की क्रमगत अवस्थाएं क्या हैं। चलिए अब इसे अगली वीडियो में बेटे मैं आपको समझाऊंगा।